हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैडी क्रॉप के कल्टीवेशन के बारे में। धान की फसल की खेती कैसे की जाती है। देखिए, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है ओरैया सटाइवा। ओरैया सटाइवा और फैमिली होती है पोएसी फैमिली। और इसके क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 24। पोएसी फैमिली ग्रेमनी फैमिली का ही दूसरा नाम है और हिंदी में से घास कुल के नाम से जानते हैं। ऑरिजिन प्लेस की बात करें तो धान के ओरिजिन प्लेस के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए थे। जैसे डॉक्टर डी कंडोल ने कहा कि जो दक्षिण भारत है वो राइस का ओरिजिन प्लेस है, और डॉक्टर बेबीलोम ने बताया कि भारत और बर्मा दोनों ही राइस का ओरिजिन प्लेस है। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर मत दिया कि जो साउथ ईस्ट एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है, वही राइस का ओरिजिन प्लेस है। इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी की बात करें तो धान भारत की मुख्य फसल है। जैसे विश्व की मुख्य फसल गेहूं है, ऐसे ही भारत की मुख्य फसल धान है और इसको एक बड़े स्तर पर उगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में जितनी क्षेत्र भूमि पर कृषि की जाती है उसके लगभग 1/3 भाग पर धान को उगाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन का जितनी विश्व की जनसंख्या है उसका लगभग 60% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उसका स्टेपल फूड क्या है? राइस। मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग 60% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उसका स्टेपल फूड है राइस। और इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो शामिल होते हैं वो हमारे साउथ इंडिया के ऐड होते हैं। कहाँ के? दक्षिण भारत के सबसे ज़्यादा लोग ऐड होते हैं। संसार के कुल धान उत्पादन का वर्ल्ड में जितना राइस प्रोडक्शन किया जाता है उसका लगभग 90% जो राइस प्रोडक्शन है वो हमारे एशियाई देशों में किया जाता है। जैसे चीन, भारत, पाकिस्तान, कनाडा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो खपत है वो कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा कंज्यूम कहाँ किया जाता है राइस? वो हमारे एशियाई देशों में ही किया जाता है। इसमें स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल यूज़ में भी लिया जाता है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, कपड़ा उद्योग, उसमें धान के हरे पौधों को पशुओं को खिलाने में फॉडर के रूप में और सूखे पौधों को बिछावन के रूप में, लीटर के रूप में यूज़ करते हैं। और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे राइस हस्क होता है, उससे ऑयल निकाला जाता है और ऑयल से मोम या साबुन बनाने में लिया जाता है, ठीक है। और जो सूखा पौधा होता है, इसका जो प्लांट का पार्ट होता है बिना सीड वाला, उसको पैकिंग जो सामान, कांच का सामान पैक होता है उसमें भी लिया जाता है पैकिंग पर्पज से, ठीक है। अगर बात करें एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन की, तो अगर विश्व में जितना धान उगाया जाता है अगर उसमें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा भारत फर्स्ट नंबर पे आता है क्षेत्रफल के अनुसार। और अगर प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो पूरे विश्व में जितना धान उत्पादन होता है उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चीन में, दूसरे नंबर पर आता है हमारा भारत। तो क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा भारत पहले स्थान पर है विश्व में धान उत्पादन में। और अगर प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए, उत्पादन के हिसाब से देखा जाए, तो विश्व में धान उत्पादन में सबसे पहला देश कौन सा है? चीन। और दूसरा कौन सा है? भारत। अगर राज्य स्तर पर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है धान उत्पादन में वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और सबसे उसके बाद है उत्तर प्रदेश में। मतलब सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है भारत में वो है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है भारत में पश्चिम बंगाल में। और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पंजाब राज्य की प्रोडक्टिविटी धान उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। राइस कंटेन्स प्रोटीन। जो वाइट राइस होता है, बिना छिलके वाला चावल होता है, उसमें प्रोटीन कितनी पाई जाती है? 7%। और जो ब्राउन राइस होता है, छिलके वाला चावल होता है, उसमें प्रोटीन कितनी पाई जाती है? 7.9%। फैट की बात करें तो 2.5% इसमें फैट पाया जाता है। राइस प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है? ओराइजिन प्रोटीन के नाम से। और ये प्रोटीन होती है राइस प्रोटीन, वो किस में रिच होती है? लाइसिन में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें अगर पैडी की क्रॉप के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए, जो टेस्ट वेट होता है, टेस्ट वेट क्या होता है? किसी भी फसल के 1000 दानों का वजन, मतलब 1000 दानों के वजन को बोलेंगे टेस्ट वेट, और 100 दानों के वजन को बोलेंगे सीड इंडेक्स, ठीक है। तो बासमती राइस 1000 दानों का, जो बासमती चावल होता है उसके 1000 दानों का वजन कितना होता है? 21 ग्राम। और राइस का कितना होता है? 25 ग्राम। राइस एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप कौन सी होती है? वे फसलें जिनका पॉलन होता है उन्हीं क्रॉप्स को, जैसे किसी प्लांट की अगर बात करें तो किसी प्लांट का जो पॉलन है उसी प्लांट के एंथर से, उसी प्लांट के स्टिग्मा पे जाकर गिरेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेटेड। और ये कैसा पौधा है? C3 है और शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट वे होते हैं जिनको मैच्योरिटी के टाइम ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और जितनी भी खरीफ की फसलें हैं वो सारी शॉर्ट डे प्लांट हैं, सबको मैच्योरिटी के टाइम ज़्यादा
कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। राइस के फ्रूट को किस नाम से जाना जाता है? कैरियोप्सिस के नाम से। किस नाम से? कैरियोप्सिस के नाम से। कैरियोप्सिस क्या होता है? जो राइस फ्रूट होता है, मतलब जो राइस का ग्रेन होता है, उसी को कैरियोप्सिस बोलते हैं। ये किससे मिलकर बना होता है? लेमा और पलिया से, जिसको क्या बोलते हैं? हस्क या हल भी बोलते हैं, जो छिलका होता है ऊपर का, उसे। राइस स्टेम इज नोन एज कल्म या हॉल्म। जो राइस का पौधा होता है, उसका जो स्टेम तना होता है, उसको बोलते हैं कल्म या हल्म, जो कि नोड और इंटरनोड की सीरीज से मिलके बना होता है। राइस का इन्फ्लोरेंस, जो कि पुष्पक्रम होता है, किसी भी पौधे का जो फूल वाला भाग होता है, फ्लावर पार्ट, उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। राइस के पुष्पक्रम का क्या नाम है? पेनिकल। ठीक है। जर्मिनेशन टाइप देखिए, जो जर्मिनेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है हाइपोजियल और एक होता है एपिजियल। एपिजियल में जो कॉटिलीडन होता है, बीजपत्र, वो सॉइल से बाहर आ जाता है और एपिजियल में नहीं आता। अब बात करते हैं हलिंग परसेंट की। जो हस्क और जो हल होता है, जो छिलका पार्ट होता है, वो कितना होता है? वो होता है 66%। बासमती राइस में एक जो स्मेल आती है, खुशबू, वो किसके कारण होती है? 2 एसिटाइल 1 पायरोडाइन। क्लासिफिकेशन की बात करें अगर चावल की, तो चावल जो ओरियस सटाइवा है, उसको उसकी 24 स्पेसीज हैं, जीनस ओरिया की। उसकी 24 स्पेसीज हैं, जिनमें से केवल 2 को ही कल्टीवेट किया जाता है। एक है ओरिया सटाइवा और दूसरी है ओरिया ग्लेवेरिमा। ओरिया सटाइवा है वो एशियन राइस है और ओरिया ग्लेवेरिमा अफ्रीकन राइस है। ठीक है। ओरिया ग्लेवेरिमा को केवल वेस्ट अफ्रीका में उगाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में, और इसकी एक वैरायटी है CG14। अब बात करते हैं ओरिया सटाइवा की। देखिए, जो ओरिया सटाइवा है वो एक डिप्लॉयड वैरायटी है और इसमें क्रोमोसोम 24 पाए जाते हैं। और इसकी जो 3 स्पेसीज हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, किस किस आधार पर कैसे कैसे इनका वो क्लासिफिकेशन किया गया है। देखिए, एरिया की बात करें तो जो इंडिका है, ओरिया सटाइवा इंडिका, उसको केवल भारत में उगाया जाता है। और जो जैपोनिका है, उसे जापान में उगाया जाता है। और जेवानिका, इसे इंडोनेशिया में उगाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ कलर और लीफ के ऊपर बात करें, अगर पत्ती की संरचना और रंग के आधार पर बात करें, तो जो इंडिका वेराइटीज है, इंडिका स्पीसीज है, उसका कमज़ोर तना होता है, पत्तियां हल्की पीली होती हैं, मतलब पत्तियां पतली होती हैं और हल्के हरे रंग की होती हैं, पेल ग्रीन कलर की होती हैं। इसकी जो तना है प्रबल होता है, स्टडी टाइप तना होता है जेपोनिका का, और पत्तियां खड़ी खड़ी, नैरो इरेक्ट और गहरे हरे रंग की, डार्क ग्रीन कलर की होती हैं। और जो जवानिका स्पीसीज है, उसका तना भी स्टडी होता है, प्रबल होता है, और इसकी जो पत्तियां हैं वो हल्के हरे रंग की, पेल ग्रीन कलर की होती हैं। अगर शेप ऑफ सीड की बात करें, बीज का आकार कैसा होता है, तो जो इंडिका स्पीसीज है उसमें दाने पतले, लंबे और चपटे होते हैं, जबकि जैपोनिका वैरायटी में दाने अंडाकार गोल होते हैं और जवानिका में दाने मध्यम गोल आकार के होते हैं। जवानिका राइस को बालू राइस के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं सॉइल और क्लाइमेट की। अगर क्लाइमेट की बात करें तो धान की अच्छी वृद्धि के लिए वार्म एंड ह्यूमिड, मतलब उच्च तापक्रम और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। जिन स्थानों पर 100 से 150 सेंटीमीटर तक एनुअल रेनफॉल होती है, उन स्थानों पर जो राइस है उसको आसानी से उगाया जा सकता है। पौधों की विभिन्न ग्रोथ के लिए, विभिन्न वृद्धि के लिए, विभिन्न स्टेजेस पर कम से कम 21 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। वैसे इसकी डिफरेंट स्टेजेस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर है। जैसे ब्लूमिंग के लिए, फूल आने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 26.5 से 29.5, 26.5 से 29.5 डिग्री सेल्सियस। राइपेनिंग के लिए, मैच्योरिटी के लिए, पकने के लिए कितना तापमान चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और पूरे ग्रोइंग पीरियड के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए? 21 से 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सॉइल की बात करें तो धान की खेती के लिए जो भारी दोमट मृदा होती हैं, क्ले लोम, जिनका जल निकास अच्छा होता है, और ऑर्गेनिक जो जीवांश खाद होता है, जीवांश की मात्रा अधिक पाई जाती है, वो मृदा अच्छी मानी जाती है और उनमें जो प्रोडक्शन होता है अच्छा होता है। कम से कम पीएच होना चाहिए वो 4 से 6 होना चाहिए सॉइल का। वैसे धान एक सेमी एक्वाटिक प्लांट है, मतलब अर्धजलीय पौधा है, आधा जल में आधा सॉइल में, लेकिन इसको सबमर्ज, मतलब जलमग्न अवस्था में, जिन स्थानों पर पानी भरा रहता है उन स्थानों पर भी आसानी से उगाया जाता है। सीड एंड सोइंग, कितना सीड चाहिए किस किस विधि के लिए? तो देखो, जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है, छिड़काव विधि, जिसे नॉर्मल किसान हाथ में ऐसे सीड को लेके ऐसे ही छिड़काव कर देता है, उसको छिड़काव विधि बोलते हैं। उसमें कितना सीड चाहिए? 100 किलोग्राम
पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के लिए 100 किलोग्राम बीज। ड्रिलिंग मेथड जो लाइनों में सोइंग की जाती है उसके लिए कितना चाहिए, 60 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए। हाइब्रिड राइस संकर धान के लिए कितनी चाहिए बीज की मात्रा, 15 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए। डेपोंग मेथड में जो नर्सरी तैयार की जाती है उसके लिए कितना चाहिए, 1.5 से 3 केजी पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 1.5 से 3 केजी धान चाहिए। SRI सिस्टम जो कि नई वो है, एक टेक्निक है नर्सरी रेजिंग की, तो वो क्या है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसके लिए कितना सीड चाहिए, 6 से 7 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर सोइंग टाइम की बात करें तो जो खरीफ में या जिसको खरीफ सीजन में बोया जाता है, जिसको ऑटमन भी बोला जाता है, तो इसका जो लोकल नेम है वो क्या है, जिसको वेस्ट बंगाल और बिहार में किया जाता है, इसको वेस्ट बंगाल और बिहार में यस के नाम से जाना जाता है। वो कब, इसकी सोइंग टाइम क्या है, मई जून में इसको बोया जाता है और हार्वेस्टिंग कब की जाती है इसकी, सितंबर अक्टूबर में। खरीफ सीजन में बोए जाने वाले जो धान को अस के नाम से जाना जाता है और इसको मई जून में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, कटाई कर ली जाती है। जो विंटर सीजन का धान होता है, रबी सीजन में जो सोइंग की जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है, लोकल नेम क्या है, अमन, और सोइंग टाइम क्या है, जून जुलाई। हार्वेस्टिंग कब की जाती है, नवंबर दिसंबर में। और स्प्रिंग टाइम या समर टाइम वाले धान को किस नाम से जाना जाता है, वेस्ट बंगाल में बोरो के नाम से, उड़ीसा में दलुआ के नाम से। इसका सोइंग टाइम क्या है, दिसंबर और जनवरी, और हार्वेस्टिंग क्या है, मार्च अप्रैल। ठीक है, मई जून सोइंग टाइम, सितंबर अक्टूबर हार्वेस्टिंग टाइम, जून जुलाई सोइंग टाइम, नवंबर दिसंबर हार्वेस्टिंग टाइम, दिसंबर जनवरी सोइंग टाइम, मार्च अप्रैल हार्वेस्टिंग टाइम। ठीक है, देखिए जो पौधे की ट्रांसप्लांटिंग की जाती है नर्सरी के बाद, नर्सरी में पौध तैयार होने के बाद वो कितने दिनों बाद की जानी चाहिए। ड्राई लैंड एरिया और रबी सीजन की बात हो रही है तो पौध कितने दिन की चाहिए, 30 से 35 दिन बाद ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। खरीफ सीजन में 21 से 25 दिन बाद, और डेपोंग में 12 से 14 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग कर दी जाती है। मतलब जो पौधा है वो 12 से 14 दिन में बन के तैयार हो जाता है। अब बात करेंगे टाइप ऑफ पैडी कल्टीवेशन के बारे में। पैडी को कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, कैसे इसकी खेती की जाती है, तो देखिए एक होता है निचली मृदाओं में धान की खेती, दूसरा है ऊंची मृदाओं में धान की खेती। ऊंची मृदाओं में नॉर्मल तरीके से करते हैं, ड्रिलिंग मेथड, इसमें क्या करते हैं, पंक्तियों में बुवाई करते हैं। और दूसरा है छिड़काव विधि, जो मृदा में ऐसे ही भूमि में सीड़ों को छिड़क दिया जाता है और किसान के द्वारा ऐसे इसकी खेती की जाती है। लेकिन निचली मृदाओं में जो धान की खेती की जाती है उसमें उसको डिवाइड किया है, एक होता है पडल सॉइल में कैसे की जाती है और एक अनपडल्ड सॉइल। मतलब पर्लिंग क्या होती है, पर्लिंग जो खेत में 5 सेंटीमीटर पानी भर के खेत की जुताई की जाती है और उसके बाद पाटा लगा दिया जाता है जिससे वीड ग्रो ना करें, और जो लीचिंग प्रोसेस के द्वारा जो हमारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है सॉइल से उसको रोकने के लिए क्या की जाती है, पर्लिंग। ठीक है, अब पहले पढ़ेंगे हम जो पडल सॉइल में कैसे की जाती है खेती, और फिर पढ़ेंगे लेयर रहित जो अनपडल्ड सॉइल होती हैं उसमें धान की खेती कैसे की जाती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लेयर युक्त मृदाएं जो पडल, उनमें खेती कैसे की जाती है। तो इसमें सबसे पहली विधि है पौध विधि। इसको देखो, धान की पौध तैयार करने के लिए निम्न विधियां हैं, कौन कौन सी, एक है वेट मेथड, एक है ड्राई मेथड, तीसरा है डेपोंग मेथड। तीनों मेथड को एक एक से जानेंगे। इस विधि में क्या होता है, पौधरोपण के लिए 500 मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। खेत में पर्लिंग करके खेत में 8.125 मीटर की क्यारियां बना ली जाती हैं और क्यारियों में अंकुरित बीजों को लगाया जाता है तथा 20 से 30 दिन बाद पौध स्थानांतरण मतलब ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है और फिर भूमि में दूसरे क्षेत्र में ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। ठीक है, ये है वेट मेथड। सेकंड है ड्राई नर्सरी। इसमें शुष्क विधि में कैसे तैयार की जाती है, इसमें 2.5 से 3 केजी सीड चाहिए होता है पर 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्र के लिए और 25 से 30 दिन में पौध तैयार हो जाती है। बात करेंगे डेपोंग मेथड की, तो ये विधि IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मनीला फिलीपींस में उसके द्वारा विकसित की गई थी और अपने भारत में सबसे पहले आंध्र प्रदेश में अपनाया गया था। ठीक है, इसमें पौधों को बिना सॉइल के, बिना मृदा के उगाते हैं, फर्श पर ही इसको मतलब ग्रो किया जाता है। इसकी जो पौधा है वो फर्श पर ही तैयार की जाती है और जो बीज होते हैं धान के उसको जूट की बोरी, केले के पत्ते आदि द्वारा ढक दिया जाता है। इसमें कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है, 30 से 40 मीटर स्क्वायर एरिया की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर और
बात करते हैं अनपडल सॉइल में धान की खेती कैसे की जाती है। तो फर्स्ट मेथड है ड्रिलिंग मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि जो धान की फसल को कूड़ों में अथवा फरो होता है उनमें बोया जाता है। इसमें सीड दर चाहिए, जो सीड रेट चाहिए वो चाहिए 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बोया जाता है। ठीक है, कितनी गहराई पर? 4 सेंटीमीटर की गहराई पर और 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ब्रॉडकास्टिंग मेथड में क्या होता है, इस मेथड में 100 से 120 केजी बीज दर की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर के लिए और छिड़काव विधि द्वारा उगाया जाता है। चावल की खेती में स्पेसिंग कितनी रखी जाती है? तो वो रखी जाती है 20 बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 20 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइब्रिड राइस ग्रो कर रहे हैं तो 20 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर SRI मेथड से कर रहे हैं तो उसकी कितनी है? 25 × 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो वैसे तो जो राइस की वाटर रिक्वायरमेंट है वो होती है 900 से 2500 mm, और 1 किलोग्राम चावल प्राप्त करने के लिए लगभग 3000 से 5000 लीटर वाटर की आवश्यकता होती है। कुछ क्रिटिकल स्टेजेस हैं जिनको जो उन स्टेजेस पे वाटर चाहिए ही चाहिए, तो उनकी बात करते हैं। इसकी फर्स्ट स्टेज है पौधरोपण के समय अथवा ट्रांसप्लांटिंग। मतलब जब हमारी पौध तैयार हो जाती है तो नर्सरी से फील्ड में जब ट्रांसप्लांटिंग की जाती है प्लांट्स की, तो वो स्टेज पे। सेकंड है टिलरिंग स्टेज या फ्लावरिंग स्टेज, फूल आने से पहले या बाद में या फिर टिलर बनते टाइम। तीसरा है बूटिंग और लेट पेनिकल स्टेज। ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है वाटर इरिगेशन की राइस क्रॉप में। और फील्ड में लगभग 5 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर पानी हर एक स्टेज पर मोस्टली होना ही चाहिए। इसका IWCB रेशियो होता है 1.20। बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की। खरपतवार मोस्टली वहाँ देखे जाते हैं जहाँ ऊंची मृदाओं में छिड़काव विधि द्वारा जो डायरेक्ट सीडेड राइस होते हैं वहाँ। तो इसके प्रमुख खरपतवार कौन से? एक है इचिनोकोला कोलोनम, जो जंगली धान होते हैं, मोर्फोलॉजिकली प्लांट्स राइस प्लांट की तरह दिखते हैं। और सेकंड है इचिनोकोला क्रूसिकली, जिसको बार्नयार्ड ग्रास बोलते हैं। तीसरा है साइप्रस रोटंडस मोथा। और 4 है साइनोडोन डेक्टिलॉन। और भी बहुत सारे खरपतवार हैं जो राइस क्रॉप को कल्टीवेट करते टाइम देखे जाते हैं। इनका प्रबंधन कैसे करेंगे? फर्स्ट, अगर 20 या 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दी जाए और दूसरी निराई गुड़ाई 40 से 45 दिन बाद कर दी जाए तो खरपतवार को कंट्रोल में लिया जा सकता है। लेकिन अगर रासायनिक छिड़काव द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा करना है तो उसके लिए कुछ केमिकल्स हैं। अगर प्री इमरजेंस करना है, अगर अपने ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले अगर आपको छिड़काव करना है तो उसको बोलेंगे प्री इमरजेंस। तो उसके लिए कौन सा चाहिए? बेंथियोकार्ब, सेटन अथवा ब्यूटाक्लोर, जिसको मीचेट के नाम से जानते हैं। और इसकी अमाउंट कितनी चाहिए? 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है। और अगर ट्रांसप्लांटिंग की बात कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे पोस्ट इमरजेंस। और ट्रांसप्लांटिंग के 1 सप्ताह बाद कौन सा? प्रोपेनिल, इसको स्टाम्प F34, इसको स्प्रे कर सकते हैं। और भी जैसे बहुत सारे केमिकल हैं, जैसे टोके 25 उसका स्प्रे कर सकते हैं, 2,4-D है। ठीक है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की। उर्वरक प्रबंधन कैसे किया जाता है राइस में? राइस कल्टीवेशन करने के लिए 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 केजी फॉस्फोरस और 20 से 40 केजी पोटास की आवश्यकता होती है। और लास्ट पर्लिंग पर कम से कम 25 किलोग्राम जिंक की मात्रा भी प्रदान कर देनी चाहिए, क्योंकि जिंक राइस में कमी करने पर खैरा रोग उत्पन्न कर देता है। ठीक है। अगर जिंक की कमी आ रही है राइस के फील्ड में तो राइस क्रॉप में वो जिंक की कमी से खैरा रोग उत्पन्न हो जाता है। अगर बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं हम तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा में कम देनी पड़ती है, क्योंकि लगभग 25 से 30% नाइट्रोजन तो फिक्स कर ही देते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी की मुख्य प्रजाति जो राइस के लिए यूज होती है वो कौन सी है? टॉलीपोथिक्स टेन्यूइस। ठीक है। ये स्पीसीज क्या करती है? सॉइल में लगभग 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन एकत्रित कर लेती है। और भी हैं जैसे एजोला है, एजोला फर्न। ठीक है। रिकमेंडेड डोज कितनी है फर्टिलाइजर की राइस के लिए? वो है 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी P2O5, 40 केजी K2O, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास। ठीक है। अब हार्वेस्टिंग कब की जाती है? धान की जितनी मोस्टली जातियाँ हैं वो 100 से 150 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं, लेकिन बालियाँ निकलने के 25 से 30 दिन बाद अधिकतर जातियाँ पक जाती हैं। हालांकि जब 80% बालियाँ पक जाएं और 20 से 26% जो मॉइस्चर है सीड ग्रेन में रह जाए तो कटाई कर लेनी चाहिए। इनकी यील्ड कितनी मिलती है? जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी होती हैं उनसे हमें 45 से 55 क्विंटल 1 हेक्टेयर से। मीडियम ड्यूरेशन वाली वेराइटी है उनसे 60 से 70 क्विंटल पर हेक्टेयर। और जो लेट मैच्योरिंग वेराइटी है उनसे 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर हमें उपज प्राप्त हो जाती है। धान के फसल में प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे। इंसेक्ट और पेस्ट मैनेजमेंट। कौन कौन से इंसेक्ट हैं जो राइस की क्रॉप में लगते हैं? देखिए, फर्स्ट है गंदीबग, जिसका साइंटिफिक नेम होता है लेप्टोकोर्सा ओराटोरियस।
ये कीट कब लगता है? फूल आने के बाद पेनिकल इनिशिएशन स्टेज पे आक्रमण करता है। ग्रीन लीफ ओवर, इसका साइंटिफिक नाम होता है नेपोटेटिक्स वायरेसेंस। ब्राउन लीफ ओवर, जिसका साइंटिफिक नेम होता है नीला पर्वता लुजेंस। राइस हिस्पा, इसका साइंटिफिक नेम होता है डिक्लोडिस्पा आर्मीजेरा। राइस स्टेम बोरर, ये होता है ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस। ठीक है, कुछ डिजीज के बारे में जानेंगे। मोस्ट कौन कौन सी डिजीज है जो राइस क्रॉप में लगती हैं। फर्स्ट है ब्लास्ट और रोटन नेक, ये होती है फंजाई के द्वारा, पायरिकुलेरिया ओराइजी के द्वारा। इसको किस नाम से जाना जाता है? रिच मैंस डिजीज के द्वारा। ठीक है, BLB, ये एक बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है जो बैक्टीरिया के द्वारा लगती है। किस बैक्टीरिया के द्वारा? ज़ैंथोमोनास ओराइजी। और इसे किस नाम से भी जाना जाता है? किलर डिजीज ऑफ राइस। ब्राउन लीफ स्पॉट, ये होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो बंगाल फैमान आया था 1943 में, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे जिंक की कमी से कौन सा हो जाता है? धान में खैरा रोग उत्पन्न हो जाता है। कॉपर की कमी से रिक्लेमेशन डिजीज हो जाता है। और Fe, आयरन की कमी से ब्राउनिंग। और H2S की टॉक्सिसिटी के कारण एक्योची डिजीज हो जाता है। अब बात करेंगे थोड़ी वेराइटीज़ के बारे में, क्योंकि ऑलमोस्ट ये क्रॉप कंप्लीट हो चुकी है, बस वेराइटीज़ रही हैं। तो TN1 ताइचुंग नेटिव फर्स्ट विश्व की पहली बोनी किस्म की प्रजाति है, जो कहाँ विकसित हुई थी? ताइवान में 1965 में। सेकंड है IRA, जो कि IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, जिनका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। तो 1966 में यह विकसित की गई थी और ये सबसे पहली हाई यील्ड ड्वार्फ वैरायटी थी, जिसको मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। किसके द्वारा मिलकर बनी है? डीजी वूजिंग जो था और पेटांग, इसको मिला के ये IRA वैरायटी बनी है। फिर है एक जया, जिसे भारत का मिरेकल राइस बोलते हैं, भारत का जादुई दान कहते हैं। और इस प्रजाति को कब विकसित किया गया था? 1968 में। किसके क्रॉस के द्वारा? TN1 ताइचुंग नेटिव फर्स्ट और TN141 के द्वारा। ठीक है, भारत की फर्स्ट हाई यील्ड वैरायटी है, उच्च पैदावार वाली प्रजाति भी है जी। ठीक है, म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है जिसे म्यूटेशन के द्वारा बनाया गया था? वो है जगन्नाथ। ड्रॉट टॉलरेंट, सूखा प्रतिरोधी कौन सी है? बाला, कंचन, सहवागी, धान। वाटर लॉगिंग स्टेजेस, जब जिन क्षेत्रों में पानी भरा रहता है उन क्षेत्रों के लिए कौन सी वैरायटी बेस्ट है? मधुकर है, जलमग्ना है। ठीक है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है MGR फर्स्ट, जिसे अब CORH1 के नाम से जानते हैं। फर्स्ट हाईल्ड वैरायटी ऑफ बासमती राइस, ये कौन सी है? पूसा बासमती फर्स्ट। और बासमती जो वैरायटी है उसकी फर्स्ट हाइब्रिड, जो बासमती किस्म के चावल होते हैं उनकी वैरायटी फर्स्ट हाइब्रिड राइस कौन सा है? वो है PRH10। अगेती वैरायटीज़ कौन सी हैं? बाला, पूसा 21, कावेरी, गोविंद। और क्षारीय मृदाओं के लिए IR24, लवणीय मृदाओं के लिए IR8 और CSR10। ये पूरी क्रॉप थी धान की। इसके बाद हम मेज़ क्रॉप के बारे में जानेंगे। तो यहाँ तक ये क्रॉप कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।